नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फरवरी 2021 के करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको ध्यान से देखनी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पर? हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में इसकी पीडीएफ और इसकी क्विज प्राप्त कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, फिर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने? एशियाई क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बन गए हैं दोस्तों जय शाह। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। बीसीसीआई के सचिव हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बन गए हैं सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वो हैं सौरभ गांगुली जी। ओके बी और आईसीसी एक होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके सीईओ हैं मनु साहनी। अगला देखते हैं, अगला है पिछले 87 वर्षों में पहली बार बीसीसीआई ने किस क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं आयोजित करने का फैसला लिया है? तो बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने घोषणा की है कि इस बार रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी। 87 वर्षों में दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया हो। बीसीसीआई ने इसकी घोषणा की है। इसकी जगह पर विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाएगी। देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। और क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियों की ट्रिक वाइज वीडियो मैंने आपको दी हुई है। एक सिंगल ट्रिक से आपको सभी क्रिकेट की और फुटबॉल की जितनी भी ट्रॉफियां होती हैं, टूर्नामेंट होते हैं, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। दोनों वीडियो देख लीजिएगा। अगला, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की। इसी वजह से 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस या भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, भारतीय तटरक्षक का क्या मतलब हुआ दोस्तों? जो भारत में तटीय राज्य हैं, जो भी तटीय राज्य हैं, टोटल 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं यानी तटीय सीमा रखते हैं, तो उन तटों पर रक्षा करने के लिए जो सेना होती है उसे कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। वो जो गार्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो उस संस्था की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। महानिदेशक है कृष्णा स्वामी नटराजन जी। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सगुन नामक योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने सगुन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दोस्तों जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस में या फिर डिग्री कॉलेजेस में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उनको फ्री में सैनिटरी पैड प्रोवाइड किया जाएगा पंजाब की राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के कितने शहरों को जगह मिली है? तो भारत के 4 शहर दोस्तों इसमें शामिल हैं एशिया की टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में। ये 4 शहर कौन कौन से हैं? इन 4 शहरों में है दिल्ली, जयपुर, गोवा और उदयपुर। देखिए, दिल्ली को दोस्तों ओवरऑल 7वीं रैंक मिली है, जयपुर को ओवरऑल मिली है 8वीं रैंक, और वहीं गोवा को मिली है ओवरऑल 18वीं रैंक, और उदयपुर को मिली है ओवरऑल 19वीं रैंक। तो ये 4 भारतीय शहर हैं जो टॉप डेस्टिनेशन की लिस्ट में शामिल हैं। अगर बात करें इस टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में टॉप पर कौन है, तो इसमें टॉप पर है दोस्तों बाली। बाली शहर जो है ये इंडोनेशिया का शहर है। ओके, अगला देखते हैं, हाल ही में किसने 10,000 मीटर दौड़ चाल अंडर 20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो अभी हाल ही में अमित खत्री ने दोस्तों 10,000 मीटर दौड़ चाल का नेशनल रिकॉर्ड जो था उसको ब्रेक कर दिया है। इन्होंने ये दूरी यानी 10,000 मीटर की जो दौड़ चाल की दूरी थी वो 40 मिनट 40.97 सेकेंड में पूरी की है। 40 मिनट 40.97 सेकेंड में पूरी की है। तो ये नया अंडर 20 का नेशनल रिकॉर्ड बन गया है। ये दोस्तों आयोजन हुआ था, ये जो टूर्नामेंट था इसका आयोजन हुआ था तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में। ठीक है, भोपाल में मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। तो 18वीं फेडरेशन कप जूनियर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप था इसका नाम भी पूछा जा सकता है। अगला, किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का, इस कैंपेन का लक्ष्य है कि मार्च 2022 तक, 2022 के मार्च महीने तक यानी अगली साल तक जितने भी ग्रामीण घर हैं उन तक 100% जो है पानी पहुंचाया जा सके। ठीक है, ग्रामीण घरों में 100% जल आपूर्ति की जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में पेश किए गए बजट 2021-22 में स्वास्थ्य सेवा के लिए कितने का बजट पेश किया गया है? तो बजट दोस्तों 1 फरवरी को पास होता है। 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पास किया है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब पेपरलेस बजट पास किया गया है। भारत में पहली बार पेपरलेस बजट पास किया गया है और इस बार की बजट में स्वास्थ्य सेवा के लिए टोटल बजट था 2.24 लाख करोड़, 2.24 लाख करोड़। देखिए दोस्तों, इस बार के बजट में शिक्षा के लिए यानी एजुकेशन के लिए 93.22 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया। ध्यान लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर सकिए तो। रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है और वहीं सड़क परिवहन के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए दोस्तों 1.18 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। और MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए दोस्तों 15.7 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया है। और रक्षा बजट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, वो है 4.78 लाख करोड़ का। कितना? 4.78 लाख करोड़ का बजट रक्षा बजट है। क्लियर? बिल्कुल। स्वास्थ्य बजट तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये है बजट इस बार का। टोटल अगर बात करें तो टोटल इस बार का जो बजट है दोस्तों ये 34,83,236 करोड़ का बजट है। कितना? 34,83,236 करोड़ का बजट है ये। पिछली बार बात करें तो पिछली बार था 30,42,000 करोड़ का बजट। क्लियर? तो पिछली बार से 4 लाख करोड़ का ज़्यादा बजट है। अगला देखते हैं। अगला है, किस देश की सेना ने राष्ट्रपति को हिरासत में लेकर के देश में कमान संभाल ली? तो दोस्तों म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है। वहाँ की सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। म्यांमार की सेना को कहते हैं तात माडाओ। क्या? तात माडाओ वहाँ की सेना का नाम है। उसकी सेना ने दोस्तों म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया है। म्यांमार के जो प्रेसिडेंट थे विन मिंट और म्यांमार की जो चांसलर थी, ठीक है, जो स्टेट काउंसलर जिनको कहते हैं वहाँ पर, आंग सान सू की, दोनों को हिरासत में ले लिया और पूरे देश की कमान अपने ऊपर संभाल ली है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इसरो ने कब तक भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो ने घोषणा की है कि वो दोस्तों दिसंबर 2021 तक भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान लॉन्च करेगा। नाम होगा इसका गगनयान। तो इसरो का गगनयान मिशन दिसंबर 2021 तक लॉन्च होने का है किया गया है, एक्सपेक्ट किया गया है। अभी तक इसने सोचा था दिसंबर 2020 तक, लेकिन अब क्योंकि कोरोना आ गया इस वजह से दिसंबर 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। अगला देखते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज से कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो वो बन गई है दोस्तों लखनऊ मेट्रो। अल्ट्रावायलेट रेज से यानी परावैंगनिक किरणों से कोच को, जो कोच होते हैं, डिब्बे होते हैं मेट्रो के, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा करने वाली पहली मेट्रो सर्विस बन गई है लखनऊ मेट्रो। मेट्रो आ ही गया है। मेट्रो के बारे में 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो चलाई गई, 1984 में चलाई गई। सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो भी यही चलाएगा। अभी इस पर काम चल रहा है हुगली नदी में, ठीक है, कोलकाता मेट्रो में ही। अभी दिल्ली मेट्रो इस वजह से चर्चे में आया था क्योंकि दिल्ली मेट्रो में पहली ड्राइवर लेस मेट्रो शुरू की गई है सेवा। ठीक है, दिल्ली मेट्रो शुरू किया है। दिल्ली मेट्रो कब शुरुआत हुई? 2002 से। ठीक है, दूसरी मेट्रो सेवा दिल्ली मेट्रो ही है। लखनऊ मेट्रो के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, यूपी की पहली मेट्रो सेवा है ये। अगला, पहली भारतीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता? तो अभी हाल ही में एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ, इसका ये पहला संस्करण था और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जो आया है वो आया है भारत के पास। भारत ने दोस्तों 11 मेडल जीते हुए हैं। 4 गोल्ड है जिसमें से 2 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो टोटल 11 मेडल जीते हुए हैं इंडिया ने एशिया ऑनलाइन शूटिंग चैंपियंस में। कहाँ पर आयोजित किया गया? कुवैत में ये आयोजित किया गया। कुवैत कतर में है। कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा ये आयोजित किया गया है। ओके, गोल्ड की अगर बात करें तो सौरभ चौधरी ने जीता है मेंस में 10 मीटर एयर पिस्टल में। दिव्यांश सिंह पवार इन्होंने जीता है मेंस में 10 मीटर एयर राइफल्स में। और कियान चेनाय ने जीता है और राजेश्वरी कुमारी ने जीता है। ठीक है, वीमेंस कैटेगरी में। अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य की टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 जीती? तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु की टीम ने जीत ली है सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी। ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी ये भी है, T20 ट्रॉफी। इसको तमिलनाडु ने जीता है। किसको हरा करके? बड़ौदा की टीम को। बड़ौदा की टीम को हरा करके दूसरी बार जीत लिया है। इससे पहले 2006-07 में जीती थी तमिलनाडु की टीम।
अगला, आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बनाए गए? तो आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ बनाए गए आर एस शर्मा। कौन? आर एस शर्मा। ये इंदु भूषण की जगह पर आए हैं, इंदु भूषण जी की जगह पर आए हैं। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल सेवा है, मेडिकल योजना है, ठीक है। यानी मेडिकल से संबंधित अगर कोई योजना की बात करी जाए दुनिया की सबसे बड़ी, तो वो है आयुष्मान भारत योजना। इसको हम लोग जानते हैं PMJAY योजना के नाम से, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत दोस्तों एक स्मार्ट कार्ड बनता है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज कराया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस गायक को अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में AR रहमान को दोस्तों अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। AR रहमान के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, भारत के ये महानतम गायक हैं, सिंगर हैं। 2 बार ये ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुके हैं, 2 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2010 में। तो इन्होंने ये अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी को नासा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया? तो अभी हाल ही में नासा का कार्यवाहक प्रमुख दोस्तों बनाया गया है भव्या लाल को। किसे? भव्या लाल को। भारतीय मूल की ये अमेरिकी हैं। 2005 से 2020 तक ये इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में यह काम कर चुकी हैं। अब नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख इनको बना दिया है। नासा दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका फुल फॉर्म। 1958 में हुई थी इसकी स्थापना और जिम ब्रिटेनस्टाइन है इसके वर्तमान में प्रमुख। अगर आप डेली करंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे दोस्तों हमारी, तो आपको ये सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इतनी बार रिवीजन हो जाता है कि ये सारी चीज़ें जुबान पर आ जाते हैं आपको। अगला, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों महाराष्ट्र। जस्टिस प्रदान करने में इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें महाराष्ट्र है टॉप पर। ओके, ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार इसका दूसरा संस्करण है। टॉप पर है महाराष्ट्र, सेकंड पर है तमिलनाडु, थर्ड पर है तेलंगाना, चौथे पर पंजाब, पांचवें पर केरल है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक लिखी? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये पुस्तक लिखा है दोस्तों दलाई लामा ने। किसने? दलाई लामा ने। दलाई लामा दोस्तों तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तिब्बत अब देश नहीं रहा, अब तो वो चाइना में जुड़ गया है, पहले देश हुआ करता था। तो वहाँ के आध्यात्मिक गुरु को दलाई लामा कहते हैं। तो वर्तमान में जो दलाई लामा हैं उन्होंने लिखा है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थीम 2019 की भी थी, 2020 की भी थी और 2021 की भी यही थीम है। क्या है थीम? आई एम एंड आई विल। क्या है? आई एम एंड आई विल। तो आई एम एंड आई विल थीम आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, याद रखना चाहिए। विश्व कैंसर दिवस की ये थीम है। कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों दुनिया भर में ये मनाया जाता है। ठीक है, इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई 2000 से, सन 2000 से इसको मनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया गया? इंडिया का पहला डॉग पार्क ये दोस्तों हैदराबाद में बनाया गया है। भारत का पहला डॉग पार्क। इसमें क्या होगा? इसमें पालतू कुत्तों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा। पालतू कुत्तों के लिए ये है हैदराबाद में बना हुआ भारत का पहला डॉग पार्क। इसको बनाने में 1.1 करोड़ का खर्च आया है और टोटल एरिया की बात करें तो 1.3 एकड़ में ये फैला हुआ है। अगला है, भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक दोस्तों ये चंडीगढ़ में खोला गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में PGI जो है, PGI MER, तो वहाँ पर ये खोला गया है। ओके, ये एक प्रकार का दोस्तों एक हॉलिस्टिक केयर प्रदान करने के लिए एक प्रोसेस होता है एम्प्यूटी। तो उसी एम्प्यूटी के लिए ये क्लिनिक खोला गया है, एम्प्यूटी क्लिनिक। अगला देखते हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा अध्यक्ष कौन बने? तो दोबारा अध्यक्ष दोस्तों अजय सिंह जी बन गए हैं। ये स्पाइस जेट के भी अध्यक्ष हैं, ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष दोबारा चुने गए हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, EIU द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इस बार है दोस्तों 53वें स्थान पर। पिछली बार था 51वें स्थान पर लोकतंत्र सूचकांक में, इस बार आ गया है 53वें स्थान पर लोकतंत्र सूचकांक में। ये लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी कौन करता है?
EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। ये बड़ा पूछा जा रहा है आजकल। NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ और जो चल रहा है इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये इंडेक्स कौन जारी किया, यानी किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान रखिए। टॉप पर कौन है? टॉप पर है दोस्तों नॉर्वे, सेकंड पर है आइसलैंड और थर्ड पर है स्वीडन। ठीक है, तो इन तीनों का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों इंडिया और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का होता है सैन्य अभ्यास। इस बार इसका 16वां संस्करण था और ये राजस्थान में आयोजित किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि दिल्ली के CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। इस अभियान को शुरू करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? तो दोस्तों लोगों को अवेयर करना कि वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच करें। ठीक है, वो अपना जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनके बजाय प्रेफर करें इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करने में। इससे क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे। एक तो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं इससे राहत मिल पाएगी जनता को। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा सरकार का वो ये होगा कि दिल्ली को शुद्ध बनाया जा सकेगा। ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2021 को किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह मनाया गया? तो दोस्तों 4 फरवरी 2021 को अभी शताब्दी समारोह मनाया गया है चौरी चौरा कांड का। इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। ओके, शहीदों की याद में एक डाक टिकट भी इस पर जारी किया गया है। अच्छा देखिए, चौरी चौरा कांड हुआ क्या था? हुआ ये था दोस्तों 1922 में असहयोग आंदोलन के टाइम पर, जब कुछ प्रदर्शनकारी ऐसे थे जो असहयोग आंदोलन के हिस्सा भी थे, वो गोरखपुर के चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में जाकर के आग लगा दिए थे। ठीक है, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी या मारे गए थे। तो इस घटना से इफेक्ट भी बहुत पड़ा, क्योंकि इस घटना के बाद से ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की भी घोषणा कर दी थी। तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पर कुछ और भी दिए गए हैं महत्वपूर्ण घटनाएं स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। काकोरी कांड दोस्तों, काकोरी में ट्रेन लूटी गई थी, तो ये हुआ था 1925 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, इसके साथ ही एक और याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स जो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड हैं, महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है डेट बाय डेट। अगला देखते हैं, अगला है, हाल ही में किसे जायद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में एंटोनियो गुटरेस और लतीफ़ा इब्न जियातेन, इन दोनों को दोस्तों सम्मानित किया गया है जायद पुरस्कार 2021 से। एंटोनियो गुटरेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, UNO के महासचिव हैं। लतीफ़ा इब्न जियातेन ये फ्रांसीसी मोरक्को कार्यकर्ता हैं। तो इन दोनों को दोस्तों जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फॉर्टेनिटी 2021 दिया गया है। $5 लाख की पुरस्कार राशि भी मिली है। अगला, भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, वेटलैंड के संरक्षण के लिए ये स्थापित किया गया है। अच्छा, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 2 फरवरी को, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र दिवस। अगला, मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? तो दोस्तों जारा मोहम्मद बन गई हैं MCB की पहली महिला महासचिव मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन दोस्तों ब्रिटेन में एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगला, हाल ही में जारी RBI की नई मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितना रखा गया है? तो दोस्तों RBI ने अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है, जिसमें इसने घोषणा की है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं की जाएगी। यानी रेपो रेट पहले था 4.00%, उतना ही रहेगा आगे भी। 3.35% था रिवर्स रेपो रेट और यही रहेगा कंटिन्यू। ओके, तो इसकी मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? RBI का जो गवर्नर होता है, वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, 25वें गवर्नर, इन्होंने घोषणा की है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक होती है, उसके द्वारा ये मॉनेटरी पॉलिसी रेट डिसाइड किए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में दोस्तों 3 सदस्य जो होते हैं, इसके 3 सदस्य होते हैं RBI के द्वारा नियुक्त और 3 सदस्य सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। ओके, अगला देखते हैं। अगला, किस देश में
दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों डेनमार्क दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइलैंड बनाने की घोषणा किया है। ये जो एनर्जी आइलैंड होगा ये उत्तरी सागर में, उत्तरी अटलांटिक सागर में ये स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा। इससे यूरोपियन कंट्रीज़ को दोस्तों 3 मिलियन घरों को एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सकेगी। ओके, तो डेनमार्क इसको बना रहा है। अगला है, हाल ही में किसने दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि ये दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बनाएगा। नाम इसका होगा CATS वॉरियर्स। क्या नाम होगा? कैट्स वॉरियर्स, CATS वॉरियर्स। इस नाम का एक ड्रोन टाइप का ये होगा, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट काम कैसे करेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जैसे ही कोई मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एयर स्ट्राइक को ले लीजिए फॉर एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एयर स्ट्राइक। मान लीजिए भारत को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना है, तो भारत का फाइटर प्लेन पाकिस्तान में जाकर के बमबारी करेगा। लेकिन जब ये हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बनाया जाएगा और CATS नाम का जो ड्रोन होगा, वॉरियर्स ड्रोन होगा, वो जब बना रहेगा तो ऊपर से ही सैटेलाइट से उसे नोटिफाई किया जाएगा, उसे कंट्रोल किया जाएगा और ये जो ड्रोन होगा, ये ड्रोन ही जाकर के पूरा का पूरा काम कर दिया करेगा, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान में जाकर के बम गिरा देगा और पीछे से इधर फाइटर प्लेन से इसको कंट्रोल भी किया जा सकेगा और जो लोकेशन वगैरह है वो सैटेलाइट की वजह से मिल जाएगी, ठीक है, पूरी जानकारी जो मिलेगी। तो इस प्रकार का इसका कॉन्सेप्ट होगा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये बनाने की घोषणा कर दिया है। HAL के CMD कौन है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो हैं R माधवन। ध्यान रखिएगा, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है HAL का और 1940 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला, ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों बन गया है हिमाचल प्रदेश। अब ध्यान रखिएगा, ई परिवहन सुविधा भी अभी हाल ही में इसने शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो ई परिवहन सुविधा और ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया है। तो पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। ओके, अगला देखते हैं। कहाँ की सरकार ने 500 EV चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने के लिए देश का सबसे बड़ा टेंडर निकाला? तो दिल्ली सरकार ने दोस्तों एक टेंडर जारी किया है जिसके तहत 500 EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होते हैं उनकी चार्जिंग पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे डिटेल में कि जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट्स स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे जिनकी गाड़ियां हो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, वो वहां पर जा करके अपनी कार जो है वो चार्ज कर सके, ठीक है। आने वाला दिन जो है, ज़माना जो है वो होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कारों का ही। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा चार्जिंग पॉइंट स्टेशन कहाँ पर है, सुपर चार्जर स्टेशन कहाँ पर है, तो दोस्तों आप बताएंगे संघाई में। संघाई में चाइना में है। SpaceX ने उसे बनाया है। SpaceX ने लगभग 72 चार्जिंग पॉइंट्स वाला है सुपर चार्जर स्टेशन, ठीक है। अच्छा, स्टेशन से याद आया, चाइना भी ऐसी बैटरी बनाया है जो 5 मिनटों में ही चार्ज हो जाया करेगी, ठीक है। वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ही यूज होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही यूज होगी। अगला, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली चौथी महिला कौन बनी? वो बन गए हैं लीजा स्थालकर। कौन? लीजा स्थालकर। ये चौथी महिला बन गई हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली। अभी हाल ही में इनको शामिल किया गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया? भिखारी मुक्त अभियान, तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है भिखारी मुक्त अभियान। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों राजस्थान सरकार जो होगी वो भिखारियों को आश्रय प्रदान करेगी, फ्री में रहने की सुविधा प्रदान करेगी, ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजना है। अगला, असोम माला परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में जाकर के असोम माला परियोजना प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, इसका उद्घाटन किया है। ये एक हाईवे से रिलेटेड, हाईवे और मेन रोड को लिंक करने का एक नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में हंटर बाइडेन ने लिखी है पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स नाम की। देखिए दोस्तों, हंटर बाइडेन, इनके पापा जी हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन, जिन्होंने अभी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है अमेरिका में, नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। जो बाइडेन की पार्टी का नाम है दोस्तों डेमोक्रेट पार्टी। क्या नाम है? डेमोक्रेट पार्टी। और इनके पहले जो थे डोनाल्ड ट्रंप, वो थे रिपब्लिकन पार्टी से। उनके पहले थे बराक ओबामा। बराक ओबामा भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, यानी कि जिनकी पार्टी की अभी सरकार है। बराक ओबामा ने ये पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक आपको याद रखना है, ए प्रॉमिस्ड लैंड। याद रखना है, ए प्रॉमिस्ड लैंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किसे महिला कोविड योद्धा का सम्मान दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों इशरत बानो को, किसे? इशरत बानो को महिला कोविड योद्धा, वीमेन कोविड वॉरियर का सम्मान मिला है। कहाँ पर? विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें स्थापना दिवस पर इसे अवार्ड को दिया गया है। कब था 29वां स्थापना दिवस? 31 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का 29वां स्थापना दिवस था। तो राजस्थान की एक महिला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इशरत बानो, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किस भारत रत्न विजेता के नाम पर रखा गया है? दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पर ये नाम रख दिया गया है, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम, ठीक है। ये भारत रत्न के विजेता हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। इनको कब मिला था? 2009 में मिला था भारत रत्न। इनके सम्मान में नाम चेंज किया जा रहा है। अगला, विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड की शुरुआत कहाँ हुई? वर्ल्ड टालेस्ट स्विंग राइड, इसकी शुरुआत दोस्तों हुई है दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। दुबई दोस्तों ये है यूएई की एक सिटी, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की एक सिटी है दुबई। वहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी, सबसे टालेस्ट स्विंग राइड की शुरुआत हुई है। इसकी ऊंचाई है 460 फीट। कितना? 460 फीट। इससे पहले जो था वो था फ्लोरिडा में, 450 फीट लंबा था वो स्विंग राइड, ओके, झूला समझ लीजिए। अगला, हाल ही में कितनी महिलाओं वाली कोबरा कमांडो की पहली टुकड़ी को सीआरपीएफ में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों 34 सीआरपीएफ की महिलाओं की एक टीम को सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो की टीम में शामिल किया गया है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो अब महिला कोबरा कमांडो की टीम होगी, ओके। तो शुरुआत में 34 महिलाओं की टीम तैयार की गई है। अगला, अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो वो बन गए हैं इंग्लैंड के क्रिकेट कप्तान जो रूट। दोहरा शतक अभी हाल ही में उन्होंने अपने 100वें टेस्ट में लगाया हुआ है। देखिए 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले कई बल्लेबाज हुए, लेकिन 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले ये पहले बल्लेबाज हैं। अभी इंग्लैंड भारत के दौरे पर है, क्रिकेट की सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है। अगला, किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने स्थानीय चुनाव की निगरानी के लिए ई वॉच ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त ने स्थानीय चुनाव की निगरानी के लिए ई वॉच ऐप लॉन्च किया है, जिससे सुचारू रूप से बिना किसी अदर हस्तक्षेप के ये एप्लीकेशन की मदद से वहाँ पर चुनाव ऑर्गेनाइज किया जा सके, ठीक है। निकाय चुनाव जो होते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है 16 डिजिट का एक यूनिकोड, जिससे लैंड होल्डिंग की पहचान की जा सकेगी, किसकी कितनी ज़मीन है, किसकी कौन सी ज़मीन है, ये पता लगाया जा सके। तो 16 डिजिट का ये कोड जारी किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अगला, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी दोस्तों लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। इस प्रोजेक्ट का नाम है भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना। इसके लिए दोस्तों अभी हाल ही में ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है, ओएनजीसी, LAHDC लेह और लद्दाख के बिजली विभाग, इन तीनों के बीच में हुआ है समझौता, त्रिपक्षीय ये समझौता है, ठीक है। अगला देखते हैं, 13 और 14 फरवरी को किस राज्य में मांडू महोत्सव आयोजित किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव आयोजित किया गया है। मांडू महोत्सव एक वहाँ का काफ़ी फेमस महोत्सव होता है, ऐतिहासिक शहर मांडू में ये आयोजित होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अच्छा नर्मदा महोत्सव भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला, विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नोगोंजी ओकोजो इवेला को, किसे? नोगोंजी ओकोंजो इवेला को नियुक्त किया गया है। नाइजीरिया की ये हैं और ये पहली अश्वेत महिला बन गई हैं WTO की महानिदेशक बनने वाली। 2 वर्षों के लिए इनको बनाया गया है WTO का महानिदेशक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर हुआ है जिनेवा में और स्थापना हुई थी 1995 में। वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में दोस्तों दक्षिण कोरिया ने घोषणा की है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करेगा, ठीक है। इसकी क्षमता होगी 8.20 गीगावाट की, ठीक है, और इसको बनाने में लागत आने वाली है $43.5 बिलियन की। तो इतनी लागत से दक्षिण कोरिया बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म। ये क्या होता है? एक प्रकार से हिंदी में कहिए पवन ऊर्जा संयंत्र। क्या? पवन ऊर्जा संयंत्र, यानी हवा से जो एनर्जी प्रोड्यूस करे। अगला,
हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफा दिया? तो महाराष्ट्र के ये विधानसभा अध्यक्ष थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी से थे ये। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने 6 घंटे 6 मिनट तक शीर्षासन करके नया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में दोस्तों जय कुमार पवार ने, किसने? जय कुमार पवार ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 6 घंटे 6 मिनट तक शीर्षासन करके। शीर्षासन तो समझ रहे हैं ना आप, सर के बल खड़ा होना, ठीक है। तो इन्होंने इससे पहले जो रिकॉर्ड बनाया था वो 4 घंटे 4 मिनट का था। अपना रिकॉर्ड इन्होंने फिर से तोड़ दिया, 6 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता? अभी हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। ये किसके द्वारा दिया गया अवार्ड? एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दोस्तों उनको मिलता है जो 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी अपने कस्टमर को बेहतर सुविधाएं, बेहतर प्रायोरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि चिकित्सा भी, चेकिंग भी, सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड किए। अगला देखते हैं, आईसीसी ने वर्ष 2021 से 2023 तक के लिए किस कंपनी को अपना ग्लोबल पार्टनर नियुक्त किया? तो आईसीसी ने दोस्तों बायजूस को 2021 से 2023 के लिए यानी 3 वर्षों के लिए अपना ग्लोबल पार्टनर नियुक्त किया है, ठीक है। आईसीसी के बारे में क्विकली जानिए दोस्तों, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं। सीईओ हैं मनु साहनी। बायजूस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2011 में और बायजूस रविंद्रन बायजूस ने स्थापित किया, वही इसके फाउंडर और सीईओ हैं। और इसने अभी हाल ही में $1 बिलियन में आकाश एजुकेशनल को एक्वायर किया था, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है। अगला, हाल ही में किस क्रिकेटर को जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला? देखिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देना शुरू कर दिया है और जनवरी 2021 से शुरू किया है। जनवरी महीने के लिए चुना गया है ऋषभ पंत को, ठीक है। अगला देखते हैं, मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम देश कौन बना? दोस्तों मंगल ग्रह की कक्षा में संयुक्त अरब अमीरात प्रवेश कर चुका है। अभी इसने होप मिशन लॉन्च किया था। होप मिशन ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। होप मिशन लॉन्च किया था और पहली इस्लामिक कंट्री बन गया है। होप मिशन सक्सेसफुली पहुंच गया है ये मार्स की ऑर्बिट में, ओके। अच्छा, 3 मिशन अभी हुए बैक टू बैक, या कहीं एक ही महीने में हुए 3 मिशन संपन्न हुए। एक तो नासा का परसेवरेंस रोवर जो था वो पहुंचा मंगल ग्रह पे, और चाइना का जो तियानवेन-1 नाम का एक मिशन था वो रोवर भी पहुंचा मंगल ग्रह पे। और ये होप नाम का जो मिशन था संयुक्त अरब अमीरात का, हालांकि ये ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर क्या होता है? जो चक्कर लगाता है किनारे किनारे, ठीक है, ये ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो होप मिशन ये ऑर्बिटर था, ये मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। बाकी वो जो दोनों थे वो तो रोवर थे, वो वहां पर पहुंच गए हैं। और चाइना तो अपना कुछ बताता नहीं है, परसेवरेंस फिलहाल फोटोज वगैरह भेज रहा है। अगला, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा दोस्तों बालासोर उड़ीसा में। थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, इसका क्या काम होगा? थंडर स्टॉर्म जो होता है यानी आकाशीय जो बिजली होती है, ये कैसे गिरती है, गिरने से क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पर कैसे गिर सकता है, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा सिचुएशंस रहती हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इन सब पर रिसर्च करने के लिए स्थापित किया जा रहा है थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ स्थापित करने की घोषणा हुई है, वो भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। क्या होगा वो स्थापित होगा दोस्तों भारत का पहला मानसून टेस्ट बेड। वो मानसून के बारे में रिसर्च करेगा। तो मानसून टेस्ट बेड भोपाल में, थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ पर? बालासोर उड़ीसा में। अगला, हाल ही में किसने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों रॉबर्ट इरविन ने जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों जो बुश फायर था, यानी ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में जो आग लगी थी, जिसे हम लोग बुश फायर के नाम से जानते थे, तो उसी बुश फायर पर इन्होंने एक तस्वीर खींची थी। बुश फायर नाम से ही इमेज भी है इनकी। तो उस इमेज को दोस्तों पीपल चॉइस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, पीपल चॉइस के लिए, यानी कि पीपल्स को पसंद आई वो, तो इस कैटेगरी में इनको वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अगला, हाल ही में चीन के किस मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? तो तियानवेन-1 मैंने आपको बताया अभी। होप मिशन ये यूएई का था, ठीक है, और तियानवेन-1 ये तो चाइना का था, और परसेवरेंस ये नासा का था, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने किसानों की मदद के लिए ल्यूमी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया? तो मणिपुर राज्य सरकार ने दोस्तों ल्यूमी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। ये किसानों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है, किसानों की हेल्प की जाएगी इसके थ्रू। कैसे हेल्प की जाएगी?
जो अगर किसान कोई है, अगर वो बागवानी करना चाहता है या कोई किसी से संबंधित कोई भी उनको जानकारी चाहिए तो इस ऐप की मदद ले सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी खाद से संबंधित या जो भी इससे रिलेटेड जानकारियाँ होंगी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उनका नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। अगला, असम सरकार ने किस खिलाड़ी को पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी नियुक्त किया? तो दोस्तों असम सरकार ने अभी हाल ही में ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को नियुक्त किया है डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। अगला, निम्न में से किस महापुरुष की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया? देखिए, समर्पण दिवस ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए, जो उपाधियाँ अभी मिली हैं महापुरुषों की, इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बात करें तो 11 फरवरी 1968 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, इनके नाम में दोस्तों, इनके नाम के सम्मान में मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया है। ये स्टेशन उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, आगे, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, थीम है न्यू वर्ड न्यू रेडियो। क्या है? न्यू वर्ड न्यू रेडियो। देखिए, कई बार आपको मैंने बताया है, जब भी थीम छोटी हो तो वो एग्जामिनर की पसंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑप्शन में बहुत अच्छे से सेट किया जा सकता है, उसका एक दो अक्षर बदल करके ऑप्शन बड़े अच्छे से बनाया जा सकता है। इस वजह से छोटी थीम वाली जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो न्यू वर्ड न्यू रेडियो, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कब से ये मनाया जाना शुरू हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये मनाया जाना शुरू हुआ दोस्तों 2011 से यूनेस्को के द्वारा घोषणा हुई थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2012 से मान्यता मिली है इसको। यूनेस्को के बारे में अगर बात करेंगे तो 1945 में स्थापना हुई थी, पेरिस में हेडक्वार्टर है। आंद्रे अजोले जी हैं यूनेस्को के वर्तमान में चीफ। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे राज्यसभा में विपक्ष का नया नेता चुना गया? तो अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे को दोस्तों राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। याद होगा आपको, अभी गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया, यानी उनका कार्यकाल पूरा हुआ, इस्तीफा नहीं, कार्यकाल पूरा कहेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो गुलाम नबी आज़ाद की जगह पर आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, तो इसलिए अब उनकी जगह पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया विपक्ष का नेता। देखिए, राज्यसभा में सीटें कैसे फिल होती हैं, कैसे खाली होती हैं, हर एक दूसरे वर्ष 1/3 सीटें कैसे खाली होती हैं, इन सब के लिए मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है। राज्यसभा MZT एजुकेशन सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिलेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। राज्यसभा के बारे में सब कुछ उसमें बताया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसरो ने गूगल मैप्स की जगह पर किस भारतीय विकल्प की घोषणा की? तो इसरो ने घोषणा की है कि जैसे गूगल मैप है वैसे हम अपना भी एक मैप लाएंगे, इसकी गूगल की मोनोपॉली को खत्म करेंगे। उसका नाम होगा भुवन। क्या नाम होगा? भुवन। तो अगर जब ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से आ जाता है, अभी अपडेटेड आ जाता है, तो मैं भी इसको यूज़ करने लगूंगा आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड करने के लिए, जो अभी गूगल मैप का यूज़ करता हूँ। अगला, इटली के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? इटली के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं दोस्तों मारियो द्राघी। कौन? मारियो द्राघी बन गए हैं इटली के नए प्राइम मिनिस्टर। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही ग्यूसेप कोंटे ने इस्तीफा दिया था, तो ग्यूसेप कोंटे की जगह पर अब ये आ गए हैं। ठीक है, मारियो द्राघी। अगला देखते हैं। सीएट टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सीएट टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए राणा दग्गुबती। राणा दग्गुबती कौन है? बाहुबली फिल्म तो आपने देखा ही होगा, उसमें जो भल्लाल देव थे वही है राणा दग्गुबती। ठीक है, साउथ इंडियन एक्टर हैं। तो इनको बनाया गया सीएट टायर का नया ब्रांड एम्बेसडर। ओके, देखिए, ये था दोस्तों 1 फरवरी से 15 फरवरी का कंटेंट, पार्ट 1 है। वीडियो ज़्यादा लंबी न जाए, एक पार्ट में आप लोग इतना पढ़ लिए हो तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इसके बाद पार्ट 2 देखना। पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगी। जैसे ही पार्ट 2 आता है तो पार्ट 2 की वीडियो यहाँ पर आपको कार्ड बनकर मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिएगा, पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। ओके, तो इतना ही रखते हैं हम लोग। 15 तक है ये, 16 से 28 फरवरी तक का जल्द ही आपको मिलेगा, और वो मिलेगा तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। फिलहाल इसकी क्विज और PDF फाइल फ्री में आप लोग प्राप्त कर सकते हो MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, इसकी PDF और क्विज डाउनलोड कर लो। और दोस्तों ई बुक तो आती है हमारी, ई बुक आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो ई बुक आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक भी आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर ही, वहीं पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो जाइए MZT ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो बस फिलहाल दोस्तों रखते हैं इतना ही वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।